दोस्तों आप सभी को नमस्कार। योग आईएएस की संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। इस संकल्प बैच में हम बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिहार की कृषि व्यवस्था के संबंध में। बिहार की कृषि व्यवस्था से हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 के ज्योग्राफी सेक्शन में प्रश्न आपसे यहाँ से आता है। तो इस टॉपिक को भी हम जैसे पिछली क्लासेस पढ़ते हैं कि एक टॉपिक से जुड़े हुए सभी डायमेंशन को कवर करते हैं, जिससे अगर उस टॉपिक से एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ ले आप उसे आसानी से बेहतरीन तरीके से लिख ले जाएं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कौन से डायमेंशन होंगे जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, यानी बिहार में कृषि के महत्व को देखेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि बिहार में कृषि के विकास के लिए वे कौन सी परिस्थितियां और संभावनाएं हैं। तीसरा देखेंगे बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रक एवं उसकी प्रमुख फसलों के बारे में, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रक के संबंध में। चौथा पॉइंट होगा बिहार में कृषि क्षेत्रक की समस्याएं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई बिहार में वे कौन सी समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग कृषि रोड मैप के विकास को देखेंगे। चौथे कृषि रोड मैप को हम डिटेल में देखेंगे जो 2023 से 2028 तक की जिसकी डेट है, इसके प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। बाकी के जो पीछे 3 कृषि रोड मैप हैं उनके ईयर को देख लेंगे और उनके क्या उद्देश्य थे उसको देख लेंगे। बाकी डिटेल में हम लोग चौथा कृषि रोड मैप देखेंगे। यहाँ से भी इंडिविजुअल तरीके से एक शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ देखेंगे। और फिर अंत में बिहार सरकार के कौन से प्रयास हैं, इन प्रयासों में बिहार सरकार की योजनाएं और स्कीमों को देखेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई होंगी। और अंत में एक निष्कर्ष देखेंगे। तो एक पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, सभी डायमेंशन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आप लोग इस संकल्प बैच से ज़रूर जुड़े। इस संकल्प बैच में आपको पूरा जो है सिलेबस कवर करा दिया जाएगा बिफोर एग्ज़ाम टाइम, जिसकी फ़ीस यहाँ पर 499 रखी गई है। जो बच्चे इंटरेस्ट हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 6306473800 या फिर 7755074735 पर कॉल मैसेज करके इस बैच को आप ले सकते हैं। इस बैच में न केवल आपको संकल्प बैच से जुड़ी हुई मेंस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगी, आपको सभी यहाँ के नोट्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ पूरा जो नोट्स है सभी सब्जेक्ट का वो प्रोवाइड किया जाएगा और उस नोट्स पर हम क्लास डिस्कशन भी करेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी बीपीएससी एग्ज़ाम की हो जाएगी 499 के एक छोटे से अमाउंट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज की इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। इस टॉपिक के जुड़े हुए डायमेंशनों में हम पहला डायमेंशन देखते हैं बिहार में कृषि की स्थिति या फिर इसके महत्व को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। बिहार में कृषि का क्या महत्व है, ये आपका इंट्रो पार्ट भी हो जाएगा। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर से जब भी प्रश्न आए तो आपको इसी तरीके से अपने प्रश्न को शुरू करना होगा। आप लिखेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आप जानते हैं कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। खासकर जब झारखंड से बिहार अलग हुआ तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि खनिज संसाधन वाला जितना पार्ट है वो झारखंड के पास चला गया और बिहार के पास जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व और अधिक बढ़ गया है। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में से देखें तो प्राप्त आय का 1/4 से अधिक योगदान है, यानी बिहार राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हिस्सा देखें तो वो 1/4 से अधिक का है। राज्य के ग्रामीण कार्यबल की लगभग 70% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार देखें तो राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 75 लाख हेक्टेयर है, जिसमें निवल बुआई का लगभग 56% आता है। इस तरीके से हमने कुछ डाटा और फैक्ट के माध्यम से बिहार की क्या कृषि स्थिति है, क्या इसका महत्व है, इसको समझा दिया है। हमारा कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। हम जो बात कहते हैं उसको इंपॉर्टेंट डाटा रिपोर्ट्स के माध्यम से ऑथेंटिकेट करते हैं और यही हमारे प्रश्न की लैंग्वेज होनी चाहिए। यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है और जब इस तरीके से लिखते हैं तभी एग्जामिनर हमको अधिक से अधिक मार्क्स अवार्ड करता है। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित कौन सी भी विशेष परिस्थितियां और संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप एज्यूम कीजिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास होना है तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर राज्य में। तो आप उंगलियों में इसको गिन सकते हैं कि अगर हमको कृषि करना है तो कृषि के लिए सबसे पहले एक अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, एक उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, तभी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। दूसरा आप सोच पाएंगे कि हाँ, ज़मीन के साथ साथ में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
चाहिए, आसानी से जल की उपलब्धता होनी चाहिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होना है उस क्षेत्र में। तीसरा आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में श्रमिकों की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो सस्ते श्रमिक और आसानी से श्रमिकों की उपलब्धता होनी आवश्यक होती है। और चौथा पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं कृषि विविधता, यानी अगर मिट्टी अच्छी होगी और वहाँ पर कृषि से संबंधित अलग अलग फसलें पैदा होंगी, चाहे वो रबी, खरीफ, जायद की फसलें हो या वाणिज्यिक फसलें हों, बागवानी फसलें, जितनी अधिक फसलों की पैदावार होगी उतना अच्छा होगा कृषि के विकास के लिए। तो अब हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि बिहार में किस तरीके से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं। सबसे पहला पॉइंट अब देखेंगे कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी। आप जानते हैं बिहार का जो क्षेत्र है अमूमन वो गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है और गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो इस तरीके से बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। यहाँ की जलोढ़ कृषि जो मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बिहार में कृषि विकास के लिए एक संभावना है मिट्टी के संदर्भ में। दूसरा हम देख सकते हैं सिंचाई की उपलब्धता के संबंध में। बिहार में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 49% भूमि सिंचित है, जिसमें 31% से अधिक भाग नहरों से, लगभग 63% भूमि नलकूपों से और शेष जो 3% भूमि है वो आसपास की भूमियाँ कुओं, तालाबों और अन्य संसाधनों से सिंचित होती है। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है वो सिंचाई की उपलब्धता के मामले में भी उपयुक्त है, क्योंकि जो 49% कुल बोए गए क्षेत्र का है उसका लगभग 63% भूमि नलकूपों से सिंचित हो जाता है। अच्छा, यहाँ से प्रीलिम्स एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग सिंचाई में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो आपका जवाब होता है नलकूपों से। उसके बाद जो सिंचित क्षेत्र होता है वो होता है नहरों से, लगभग 31% के आसपास। बाकी आप मानसून की उपलब्धता भी देख सकते हैं बिहार में। नदी, नहरों व नलकूपों के साथ साथ बिहार में मानसून की उपलब्धता, बिहार में अगर औसत वर्षा की बात करें तो वो 112 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कृषि के लिए जल और सिंचाई की जो उपलब्धता है वो आसानी से यहाँ सुनिश्चित हो पा रही है। एक प्रीलिम्स में फैक्ट आता है कि बिहार की जो वर्षा है वो किस मानसून से अधिकतम होती है, तो आपका जवाब होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। बिहार की औसत वर्षा आपको पता चल गई 112 सेंटीमीटर। बाकी कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 49% भूमि सिंचित है, जिसमें से 63% भूमि नलकूपों से सिंचाई हो जाती है और फिर उसके बाद 31% से अधिक भूमि नहरों से। शेष जो भूमि बचती है वो कुओं, तालाबों और अन्य भागों से सिंचित हो जाती है। और बिहार की अच्छी जो मानसून स्थित है, बाकी बचे हुए हिस्से में भी पानी की आसानी से उपलब्धता हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाता है, हम देख पा रहे हैं, सुनिश्चित कर रहा है कि बिहार में जो है कृषि क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सकता है। एक ऐसी संभावना हमने दूसरी भी देख ली। पहला हमने मिट्टी के मामले में देखा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है उसका 90% भूमि गंगा का मैदानी भाग है, जिसके कारण गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ है कृषि के लिए, जिसके कारण जो है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बिहार में एक संभावना बन जाती है। तीसरी जो संभावना है वो कृषि विविधता को लेकर है। जब जलोढ़ मिट्टी है, अधिक उपजाऊ मिट्टी है, पानी की आसान उपलब्धता है, तो ऑब्वियसली बात है कृषि की जो विविधता है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी में खरीफ, रबी व जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और अच्छी तरीके से हम देखते हैं बिहार में उगाई भी जाती हैं। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों के उत्पादन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो बिहार में विद्यमान हैं। बिहार रागी जो मोटा अनाज है उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी पूरे भारत में रागी के उत्पादन में बिहार का अग्रणी स्थान आता है। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी आपको बिहार में मिल जाएगी, क्योंकि बिहार की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और हमने एक डाटा दे दिया अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण आबादी है वो 88.77% है, जो कृषि क्षेत्र के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। तो हमने अपने दूसरे पॉइंट में देख लिया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी विशेष परिस्थितियाँ और संभावनाएं मौजूद हैं, जिसमें हमने कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी के बारे में देखा, सिंचाई की उपलब्धता के बारे में देख लिया, कृषि विविधता और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता के संबंध में ये सभी बातें देखी। तो आई होप आप इनको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे अगला पॉइंट। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में अब हम देखेंगे और यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता रहा है। मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को डिवाइड करेंगे और इससे मुख्यतः 3 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें 13 जिले आते हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें 8 जिले आते हैं। और तीसरा है दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें 17 जिले आते हैं। 17 जिले भी आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसमें 6 जिले और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र 11 जिले। यहाँ से प्रीलिम्स एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि जलवायु क्षेत्र
जो ये डिवाइड किया गया है इसमें सर्वाधिक जिले किस जलवायु क्षेत्रक में देखने को मिलते हैं, तो आपका जवाब होता है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्रक में। अगर उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्रक नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जलवायु। अब हम तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र को पर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। मैप में आप यहाँ देख लीजिए, उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, ये आप नेपाल की तराई वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कुल 13 जिले इसमें आएंगे। फिर उत्तर पूरब का जिला ये किशनगंज वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट जो दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र है ये पूरा नीचे का जो हिस्सा है जिसमें 17 जिले हैं। फिर हमने इन 17 जिलों को भी 2 भागों में डिवाइड किया। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रक जो जिला है उसमें 6 आप देख रहे हैं, और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रक में जो जिले हैं वो 11 आते हैं। अब इन सभी कृषि जलवायु क्षेत्रकों के बारे में यहाँ देखते हैं। पहला है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। यह क्षेत्र हिमालय के तराई से आरंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक फैला हुआ है। ये जो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है, ऊपर वाला हिस्सा आप जानते हैं नेपाल की तराई का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय के नीचे वाला हिस्सा। तो ये हिमालय के तराई से आरंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक फैला हुआ है। और जानते हैं तराई का जो क्षेत्र है वो चावल और गन्ना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो इसका अगला पॉइंट यही हो जाएगा कि चावल व गन्ना का उत्पादन यहाँ पर अधिक किया जाता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान समेत उत्तर पश्चिम के 13 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस जलवायु की अधिकतर मिट्टी बालुई दोमट मिट्टी है। तो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र को देखते हैं। उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र जिसमें कुल 8 जिले आते हैं, यह सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है। आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बिहार का कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपका जवाब होता है किशनगंज। किशनगंज में जो है चाय भी अच्छी होती है, और ये किशनगंज जो है वो उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। तो उत्तर पूर्वी जो कृषि जलवायु क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अंतर्गत सुपौल, मधेपुर, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा सहरसा समेत कुल 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 120 से 170 सेंटीमीटर के बीच होती है। अधिकतम तापमान देखें तो ये 33.8 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें इस कृषि जलवायु क्षेत्र की तो ये 8.8 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्रीकल्चर के लिए टेम्परेचर और वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन कृषि जलवायु क्षेत्र में आप औसत वर्षा और कितना टेम्परेचर है इसको आप जरूर इंक्लूड करेंगे। उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टी मुख्यतः दोमट व चिकनी मिट्टी है। हमने उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र की मिट्टी पढ़ी थी बालुई मिट्टी, और उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, दोमट व चिकनी मिट्टी। यह क्षेत्र मुख्यतः व्यावसायिक फसलों के लिए जाना जाता है, किंतु सुविधाओं के अभाव में इस क्षेत्र में कृषि विकास की दर अत्यंत निम्न है। आप जानते हैं यहाँ की जो नदियाँ हैं वो चाहे कोसी नदी हो, अन्य नदियाँ हो, बाढ़ से अधिक प्रभावित रहता है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं है, जिसके कारण बारिश यहाँ अच्छी होती है। सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से संबंधित परिस्थितियाँ मौजूद हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी सुविधाओं के अभाव के कारण जो है इस क्षेत्र में कृषि की जो विकास दर है वो अत्यंत निम्न है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, गया, नालंदा, अरवल, पटना, जहानाबाद तथा नौदा समेत कुल 17 जिले आते हैं। दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र को आप 2 भागों में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब भी मेंस एग्जाम में लिखें तो आप इस एक भाग को ही इंडिकेट करके लिखेंगे, क्योंकि दक्षिण कृषि जलवायु जो क्षेत्र है, पूरा जो जलवायु क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं वो एक समान है, इसलिए हम इसको एक में ही इंक्लूड करके लिखेंगे। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच, तथा अगर टेम्परेचर देखें तो न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37.1 डिग्री सेल्सियस है। इस क्षेत्र की मृदा कम उपजाऊ होने के बावजूद अनुकूल सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने के कारण कृषि उत्पाद की स्थिति बेहतर है। यानी जो बिहार का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होती है, ना यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून उतने अच्छे से पहुँच पाता है, इसलिए सिंचाई की यहाँ पर जो उपलब्धता है वो मानसून के स्तर पर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नहरों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है। लेकिन इन सबके बावजूद अब मिट्टी कम उपजाऊ है तो उर्वरकों का प्रयोग कर लिया जाता है, और सिंचाई की उपलब्धता अच्छी नहीं है तो नहरों का और नलकूपों का यूज़ कर लिया जाता है, जिसके कारण इस दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र में भी कृषि की बेहतर स्थिति मानी जाती है, और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गेहूँ, धान, चना व राई का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टी जो है मुख्यतः बालुई व चिकनी दोमट मिट्टी है। तो इस तरीके से हमने जो 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र
मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर डिवाइड किए थे, उन पर डिटेल में चर्चा कर ली है। आई होप आप इन्हें आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर तब भी कोई डाउट हो तो वो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें। बाकी जो बच्चे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो इस टॉपिक से जुड़े हुआ अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब हम बिहार में कृषि की स्थिति के संबंध में अगले पॉइंट को देखेंगे। बिहार की मुख्य फसल क्या क्या हैं। हमने ऊपर आपको बताया था बिहार में जब कृषि के विकास के संबंध में कौन सी परिस्थितियाँ और संभावनाएं हो, तो उसमें कृषि विविधता का एक पॉइंट हमने बनाया था और उसमें बताया था कि बिहार में सभी प्रकार की खरीफ, रायत, रबी, जायद और वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं, अच्छे से वहाँ पर पैदा होती हैं। तो बिहार की मुख्य फसलों में हम रबी, खरीफ और जायद की फसलों को देखेंगे और वाणिज्यिक फसलों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बिहार में वाणिज्यिक फसलें जो होती हैं ये बिहार की जो कृषि है उसको और अधिक लाभदायक बना सकती हैं अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर और अधिक ध्यान दें तो। बिहार की उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ प्रमुख तीनों प्रकार की फसलें जैसे रबी, खरीफ व जायद की कृषि की जाती है। अच्छा, बिहार की मुख्य फसलों में से प्रीलिम्स एग्जाम में भी खूब प्रश्न आता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग देखेंगे खरीफ की फसल। इस फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। खरीफ की फसलों में आप जानते हैं कि चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं। और चावल इन दिनों बोया जा चुका है, क्योंकि मई से जुलाई के मध्य जो है चावल बो दिया जाता है और फिर इनको काटा कब जाता है जब ठंडी शुरू होती है, वही सितंबर अक्टूबर के आसपास। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो खरीफ फसल मुख्यतः उत्तरी बिहार के मैदानी जिलों में उगाई जाती है। इन जिलों में पूर्णिया, सहरसा, सुपौल व कटिहार प्रमुख है। हमने कृषि जलवायु क्षेत्र जब बता रहे थे तो जो उत्तर का हिस्सा है, चाहे वो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो या फिर उत्तर पूर्वी का कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो तराई वाला हिस्सा है वो चावल, गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो खरीफ की फसल मुख्यतः जो है बिहार के मैदानी जिलों में उगाई जाती है। इनमें पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार देखेंगे। बिहार में भदोई व अगहनी फसलों में जो है वो धान प्रमुख है, फसलों में विभक्त कर लिया जाता है। तो बिहार में जो खरीफ की फसल होती है उससे भदोई और अगहनी फसलों में डिवाइड किया जाता है और अगहनी फसलों में जो है धान सर्वप्रमुख है। चावल उत्पादन में बिहार का पूरे देश में 5वां स्थान है। तो इस तरीके से जो मुख्य फसलें हैं उन फसलों में अगर बिहार का अग्रणी स्थान है तो उस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से खरीफ की फसलों के बारे में हमने देख लिया बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कि ये फसल कब बोई जाती है, फिर बिहार में जो है खरीफ की फसल किन क्षेत्रों में उगाई जाती है, और अंत में देख लिया कि चावल उत्पादन जो कि एक खरीफ फसल है और इस चावल के उत्पादन में बिहार देश में 5वां स्थान है। खरीफ की फसलों को बिहार में 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अगहनी और भदाई में। अगहनी फसलों में धान यानी चावल सर्वप्रमुख है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट को आपको जरूर ऐड ऑन करना है, बिहार स्पेशल हम लोग जब प्रश्न लिखेंगे। नेक्स्ट है रबी की फसल। यह बसंत ऋतु की फसल है जो अक्टूबर दिसंबर के मध्य बोई जाती है और मार्च अप्रैल के बीच काट ली जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो ठंडियों में जो फसल बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर के मध्य, वो सभी रबी की फसल होती हैं और इनको काटा कब जाता है, वहीं जब गर्मी शुरू होती है मार्च अप्रैल के बीच में। और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू ये सभी। ये प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है। गेहूँ बिहार में धान के बाद दूसरी प्रमुख फसल है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जो फसल बोई जाती है वो गेहूँ है, धान है, फिर उसके बाद गेहूँ का स्थान आता है, जिसे कृषिगत भूमि के लगभग 29% भाग में उपजाई जाती है। यानी बिहार का जो कृषिगत क्षेत्र है उसके 29% भाग में जो है गेहूँ उगाया जाता है। वर्तमान समय में लगभग उत्तरी मैदान के 60% भागों में रबी की फसल बोई जाती है। यानी भारत का जो उत्तरी भाग है उसके 60% भाग में जो है इसी तरीके की रबी फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूं का प्रमुख स्थान आता है। और बिहार में भी चावल के बाद जो है गेहूं दूसरा प्रमुख स्थान है फसलों के संबंध में। मुंगेर व पटना का जो बढ़ैया, मोकामा, ताल क्षेत्र है वो चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है बिहार को कौन सा क्षेत्र है जो चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होता है बढ़ैया ताल। ये बढ़ैया, मोकामा, ताल जो है वो मुंगेर, पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास आप देख सकते हैं। चना एक रबी की फसल है, इसलिए आप इस पॉइंट को रबी की फसल के अंतर्गत लिखेंगे। अब हम देखेंगे जायद की फसल के बारे में। जायद की जो फसल है वो खरीफ और रबी फसलों के मध्यवर्ती काल में बोई जाती है। यानी जो आपका जून जुलाई वाला जो टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की फसलें होती हैं, यानी 2 ही 3 महीने में उगाकर जो है काट ली जाती हैं। जैसे इसमें आप ककड़ी, खरबूजा, भिंडी ये जो सभी फसलें सभी जायद की फसलें हैं जो रबी और खरीफ की फसलों के मध्यवर्ती काल में बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई अगस्त में आप देख सकते हैं। जायद फसलों के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, भिंडी, तरबूज व खरबूजा आदि की खेती जो है बिहार राज्य में की जाती है। अब जायद की फसलों के अलावा वाणिज्यिक फसलें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिहार में, और वाणिज्यिक फसलों में देखें तो गन्ना एक इंपॉर्टेंट फसल हो जाती है, जूट, और जूट के मामले में भारत का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है बिहार। तंबाकू के उत्पादन में बिहार देश में 6ठा स्थान रखता है। चाय एक वाणिज्यिक फसल है और बिहार का किशनगंज जिला जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बिहार का, तो किशनगंज।
ये सभी वाणिज्यिक फसलें गन्ना, जूट, चाय और तंबाकू, इनमें बिहार अग्रणी स्थान रखता है और इस तरीके से वाणिज्यिक फसलें जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अधिक लाभकारी बनाती हैं। मखाना की बात करें तो मखाना का वाणिज्यिक स्तर पर मखाना उत्पादन करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य है। फलों व सब्जियों के उत्पादन में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है। तो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट क्रॉप्स हैं उनका भी जो है बिहार में अग्रणी स्थान है, बशर्ते अगर इसको और भी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सभी वाणिज्यिक फसलों की अच्छे से प्रोसेसिंग करें, इन पर ध्यान दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की व्यापक संभावना है विकास की बिहार में। और बिहार की अमूमन जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो बिहार में जो गरीबी का स्तर है, जो निम्न आय वर्गों का जो व्यापक स्तर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को विकसित करके सुधारा जा सकता है। इस तरीके से बिहार में कृषि व्यवस्था के संबंध में हमने अभी तक बिहार में कृषि की क्या स्थिति है यानी इसके महत्व के बारे में देखा। बिहार में कृषि के विकास के लिए विशेष परिस्थितियां, उन संभावनाओं के बारे में पढ़ा। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रक और उसकी प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपने दूसरे पार्ट में देखेंगे बिहार में कृषि क्षेत्र की क्या समस्याएं और समस्याओं से जुड़े हुए जो इन समाधानों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लास्ट में निष्कर्ष, यानी आज की क्लास यही हम समाप्त कर रहे हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, जिस प्रश्न को लिखकर आप हमें ग्रुप में भेजेंगे, जिसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद प्रत्येक बच्चे की जो कमियां होंगी आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उनको इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसमें आपको क्या सुधार करना है। तो मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। जिन बच्चों को इस संकल्प बैच से जुड़ना है, नंबर है हमारा 6306473800 या फिर 7755074773 पर कॉल या मैसेज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए इस बैच में जुड़ने के बाद में बीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट में। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो छोटा सा अमाउंट प्राइस है, इसमें आपको इतना कुछ दे दिया जाएगा कि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में महंगी महंगी फ़ीस देकर भी नहीं पा पाएंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जो भी क्वेरीज हो ज़रूर पूछें, उन सभी का सॉर्ट आउट किया जाएगा, सोल्यूशन निकालेंगे और शानदार तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।